आपने भारतीय टेलीविजन पर प्यार और जुनून की कई कहानियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना है जो आपके होश उड़ा दे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वह किसी सीरियल का अपडेट नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि जब एक कानून का रखवाला, एक एसपी, प्यार में हारकर एक पागल आशिक बन जाता है, तो वह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि वह कानून, समाज और रिश्तों की भी धज्जियां उड़ा देता है। इस कहानी का नाम द डार्क लव है और यह हमें फिल्म सिटी के सेट नंबर 4 से आई एक सनसनीखेज घटना पर आधारित है। यह कहानी शुरू होती है एक पुलिस जीप के सायरन से, जो बोस हाउस में चल रही शहनाई की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। सोचिए, एक ओर हवन कुंड में आग जल रही है और दूसरी ओर ऋषि के सीने में जल रही नफरत और जलन की आग है। यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं, वो किसी आम सीरियल की घटना नहीं है। यह एक खौफनाक प्रेम कहानी है, जिसका अंत किसी की मौत या फिर उम्र भर की सजा हो सकता है। कहानी का पहला ट्विस्ट तब आता है जब धृतिमान और झनक की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। बोस परिवार में जश्न का माहौल है, लेकिन यह जश्न बस एक दिखावा है। असल में जो कहानी चल रही है, वह ऋषि के दिमाग में पल रही है। ऋषि, जो बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, अंदर से एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। हल्दी सेरेमनी के दौरान जब झनक पीले रंग के लिबास में बैठी होती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, वो शांति जो तूफान आने से पहले होती है। धृतिमान खुश है और रस्में निभा रहा है, लेकिन बार बार कैमरा ऋषि के चेहरे पर फोकस करता है। ऋषि उस वक्त एक मेहमान नहीं बल्कि एक शिकारी की तरह खड़ा होता है। जैसे ही धृतिमान झनक का हाथ थामता है, बैकग्राउंड में कोई डरावना संगीत सुनाई नहीं देता, बल्कि ऋषि के हाथ में रखा कांच का ग्लास चटक जाता है। यह सीन सेट पर इतनी तन्मयता से शूट किया गया था कि वह किसी को भी सिहरन से भर देता। एडिटिंग में यह डिटेल शायद काट दी गई हो, लेकिन सेट पर हम सबने देखा कि ऋषि के हाथ से खून टपक रहा था और उसे इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। वह तब दर्द महसूस कर रहा था जब वह अपनी झनक को किसी और की दुल्हन बनते देख रहा था। यही वह पल था जब ऋषि के अंदर का इंसान मर गया और एक जिद्दी आशिक ने जन्म लिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। शादी से ठीक एक रात पहले ऋषि घर पर नहीं था। अदिति को लगा कि वह किसी केस के सिलसिले में थाने गया है, लेकिन असल में वह किसी अपराधी को पकड़ने नहीं, बल्कि एक बेगुनाह को मुजरिम बनाने गया था। मेरे पुलिस सोर्स से पता चला कि उस रात ऋषि अपने ऑफिस में अकेले बैठा था और सामने रखी थी धृतिमान की जन्म कुंडली। वह जानता था कि धृतिमान का रिकॉर्ड एकदम साफ है और यह बात उसे और ज्यादा गुस्से में डाल रही थी। अगर धृतिमान बुरा होता तो उसे रास्ते से हटाना आसान होता, लेकिन धृतिमान एक अच्छा इंसान था और उसे गिराने के लिए घिनौना तरीका अपनाना पड़ा। ऋषि ने अपने भरोसेमंद हवलदार से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। उसने धृतिमान के खिलाफ कुछ गैरकानूनी आरोप तैयार कराए, जैसे जमीन का घोटाला या बैंक फ्रॉड के दस्तावेज। अब सोचिए, एक एसपी जो सच का साथ देने की कसम खाता है, वही रात के अंधेरे में झूठ के पुलिंदे तैयार कर रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक ही रट थी, झनक मेरी है। यह कोई सामान्य डायलॉग नहीं था, बल्कि यह उसकी ऑब्सेशन को दर्शाता था। ऋषि ने ठान लिया था कि शादी का मंडप सजने के बाद भी विदाई नहीं होगी। विदाई तो सिर्फ धृतिमान की होगी, और वह भी सीधे जेल की ओर। आखिरकार वह दिन आया जिसका इंतजार सभी को था, शादी का दिन। फिल्म सिटी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बोस हाउस को फूलों से सजाया गया था। अनिरुद्ध, जो अब अपने जीवन से पूरी तरह टूट चुका था, मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी आंखों में एक डर था, क्योंकि उसे लगता था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। वह डर रहा था कि जैसे उसने नूतन की जिंदगी बर्बाद की थी, कहीं उसकी बेटी झनक की जिंदगी भी खराब न हो जाए। इस बीच अर्शी, जो हमेशा अपने घमंड में चूर रहती थी, खुश थी कि झनक का किस्सा अब खत्म हो रहा है। लेकिन अदिति का किरदार इस एपिसोड में सबसे अहम था। वह ऋषि की पत्नी थी और वह ध्यान से देख रही थी कि आज ऋषि ने अपनी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी।
लेकिन उसकी चाल ढाल अभी भी एक पुलिस वाले जैसी ही थी, सख्त और अनुशासित। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे वह किसी धमाके के होने का इंतजार कर रहा हो। बारात आई, धृतिमान घोड़ी पर सवार होकर आया और झनक वरमाला के लिए आई। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, लेकिन इस पूरी रस्म में एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि ऋषि के दिल में जलन और नफरत की आग सुलग रही थी। यह किसी भी सामान्य शादी का दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध की शुरुआत थी। कहानी के अगले भाग में क्या होगा? क्या ऋषि अपने घिनौने षड्यंत्र को सफल बनाएगा या फिर झनक और धृतिमान की शादी को कोई चमत्कारी मोड़ देगा? हमें इसका इंतजार रहेगा। शादी का माहौल जैसे ही और भी गर्मा रहा था। सब तालियां बजाते हैं, लेकिन ऋषि चुपचाप पिलर के पीछे खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक मुस्कान होती है। जैसे ही पंडित जी कहते हैं, अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए, ठीक उसी पल ऋषि का टाइम बम फटता है। अचानक से बाहर से पुलिस जीपों के सायरन की आवाजें आती हैं। ये 3 पुलिस जीपें हैं और उनके साथ पुलिस वाले आते हैं। सायरन की आवाज ने पूरी मंडप में हलचल मचा दी और मेहमानों में भगदड़ मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं। पुलिस वाले उन जीपों से उतरते हैं और उनके हाथ में वारंट होते हैं। धृतिमान, जो अब तक इस माहौल में पूरी तरह से डूबा हुआ था, अचानक हैरान हो जाता है। वह इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर? लेकिन इंस्पेक्टर, जो पहले से ही ऋषि के इशारों पर काम कर रहा था, बिना कोई शब्द कहे धृतिमान के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देता है। जी हाँ, मंडप के बीच दूल्हे की इस बेइज्जती को देखकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, धृतिमान एक फ्रॉड है। उसने लाखों का गबन किया है और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। यह सुनकर बोस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्शी, जो हमेशा अपने घमंड में चूर रहती है, चिल्लाती है, यह झूठ है, हमारे दामाद ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाले धृतिमान को घसीटते हुए मंडप से बाहर ले जाते हैं। ऋषि अब सामने आता है। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और हैरान होने का नाटक करता है। वह इंस्पेक्टर से पूछता है, यह सब क्या है? इंस्पेक्टर उसे सैल्यूट करता है और कहता है, सर, ऊपर से आर्डर है, सबूत पक्के हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऋषि नाटक करते हुए अफसोस जताता है और धृतिमान के पास जाता है। धृतिमान, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। यह कहते हुए वह पूरी तरह से शो की भूमिका निभा रहा था। लेकिन जैसे ही यह सब चल रहा था, झनक, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, अचानक जाग उठती है। वह ऋषि के चेहरे में उस चमक को पहचान लेती है जो उसकी गिरफ्तारी के वक्त दिखी थी। वह समझ जाती है कि यह कोई सरकारी कार्यवाही नहीं, बल्कि ऋषि की निजी दुश्मनी का परिणाम है। झनक, जो अब तक चुप थी, दौड़कर ऋषि के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे झटका देती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, बंद करो यह नाटक। ऋषि, मैं जानती हूँ यह सब तुमने किया है। पूरी मंडप में सन्नाटा पसर जाता है। अर्शी, जो अब तक झनक को चुप कराना चाहती थी, गुस्से से चिल्लाती है, पागल हो गई हो क्या? ऋषि तो तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन झनक की आवाज कांपने की बजाय गुस्से से भरी हुई थी। वह ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जलते हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सके कि मैं खुश हूं। यह वर्दी का रौब मुजरिमों पर दिखाना मुझ पर नहीं। ऋषि यहां भी अपना आपा नहीं खोता। वह बहुत शालीनता से कहता है, झनक, तुम सदमे में हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। और फिर वह पुलिस वालों को इशारा करता है। पुलिस वाले धृतिमान को जीप में घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और मंडप में खामोशी छा जाती है। मेहमान धीरे धीरे मंडप छोड़कर चले जाते हैं। फूल अब किसी मातम की तरह बिखरे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अदिति, जो अब तक चुप थी, सेट पर इस पूरे घटनाक्रम को देख चुकी थी और उसकी आंखों में शक की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह देख चुकी थी कि जब धृतिमान को ले जाया गया तो ऋषि ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथा पोंछा था। वह हाव भाव राहत के थे, चिंता के नहीं।
अदिति अब एक पत्नी से ज्यादा एक जासूस की तरह सोचने लगी थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति ने कुछ बड़ा छुपाया है और यह शक आने वाले एपिसोड्स में ऋषि के पतन का कारण बनेगा। इसके बाद का सीन थाने में शूट हुआ। जनक अपनी शादी के जोड़े में ही थाने पहुंच जाती है और वह घर पर रोने वाली अबला नारी नहीं है। जनक सीधे थाने में जाती है और ऋषि के केबिन का दरवाजा खोल देती है। ऋषि अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा होता है, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे ही ऋषि जनक को देखता है वह उठ जाता है। अब कमरे में कोई तीसरा इंसान नहीं था और यही वह पल था जब ऋषि का नकाब उतरता है। जनक उससे पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? तब ऋषि धीरे धीरे जनक के करीब आता है, इतना करीब कि जनक उसकी सांसें महसूस कर सके। वह कहता है, बर्बाद नहीं, आबाद किया है मैंने तुम्हें। तुम उस मामूली से धृतिमान के लिए नहीं बनी हो। जनक, तुम मेरी हो और जो मेरा है उसे कोई और छू भी ले, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर जनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि ऋषि वह इंसान नहीं रहा जिसे वह कभी जानती थी। वह पागलपन की उस हद पर खड़ा है जहां सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। जनक उसे चेतावनी देती है कि वह सबको सच बता देगा, लेकिन ऋषि हंसते हुए कहता है, किसको बताओगी? सबूत किसके पास है? मेरे पास। गवाह कौन है? मेरे लोग। तुम चीखती रह जाओगी और दुनिया तुम्हें पागल समझेगी। ऋषि का यह अहंकार और कॉन्फिडेंस बहुत डरावना था, लेकिन वह यह भूल रहा था कि जनक नूतन की बेटी है। जनक वहां से बिना रोए बल्कि कसम खाकर निकल जाती है। वह कसम खाती है कि वह धृतिमान को बाहर लाएगी और ऋषि की वर्दी पर लगे दागों को दुनिया को दिखाएगी। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि कैसे जनक एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह सबूत जुटाना शुरू करती है। वह जेल में धृतिमान से मिलती है और जेल का वह सीन बहुत ही इमोशनल होता है। धृतिमान, जो सलाखों के पीछे खड़ा था, टूटने की बजाय जनक को हिम्मत देता है। वह कहता है, यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी शादी की नहीं बल्कि सच और झूठ की है। अब बोस हाउस में अनिरुद्ध की हालत खराब हो चुकी है। उसे याद आता है कि उसने भी अपनी जवानी के दिनों में प्यार को छोड़ने का फैसला किया था। वह अब ऋषि में अपना अक्स देखता है, लेकिन एक विकृत रूप में। सेट पर एक फेस सीन भी शूट किया गया, जहां अनिरुद्ध दबी जबान में ऋषि से पूछता है, क्या यह सब सच में कानूनी है या फिर कुछ और? ऋषि गोलमोल जवाब देकर चुप करा देता है, लेकिन अनिरुद्ध की खामोशी आने वाले तूफान का संकेत है। हो सकता है कि वह अंत में अपनी बेटी अदिति के बजाय सच का साथ दे और जनक के पक्ष में खड़ा हो जाए। अदिति अब चुप नहीं बैठेगी। मेरे सोर्सेस बताते हैं कि अदिति ऋषि के फोन की जांच करेगी, उसका पीछा करेगी और एक दिन वह कोई सुराग पकड़ लेगी, शायद कोई रिकॉर्डिंग या वह फाइल जो ऋषि ने छुपाई थी। जब अदिति को पता चलेगा कि ऋषि ने यह सब सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पाने के लिए किया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वह ऋषि को छोड़ देगी या वह भी अर्शी की तरह अपने पति